आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं पंकज कुमार फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए दृष्टि का बहुत ही बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम बीपीएससी, बिहार शिक्षक, दरोगा और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास करके आगामी जो दिल्ली पुलिस आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, सारे प्रश्न का मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। जो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न सेट किया गया है। पूरा कंसेप्टेबल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज आज मैं स्टार्ट किया हूँ आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका रहेगा और सारे प्रश्न जो मैं सेट किया हूँ एनसीईआरटी पैटर्न को देखते ही सेट किया गया है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा विद कंसेप्ट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और ये आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, पहला नंबर पे क्या कह रहा है कि उच्च वेग, आपको पता है उच्च वेग को किस में मापा जाता है, तो उसको उच्च वेग को आपको मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है। पहला जो मिलान है बिल्कुल सही है। तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि तरंग दैर्घ्य को मेरे दोस्त एंगस्ट्रम में मापा जाता है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब पढ़े ये भी होंगे कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दाब, तो दाब के बारे में पढ़े होंगे कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, पास्कल। ये भी बिल्कुल सही है। कई बार देखिए इसका मैथमेटिकल पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दाब को जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा हो लीजिए या प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दीजिए, कार्य भी जोड़ दीजिए। कार्य प्लस ऊर्जा को एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये भी आपको पता होगा। तो ये सारे प्रश्न आपको ऑलरेडी सुमिलित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखिए साथ साथ जोड़ के पढ़िए, जोड़ के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तो आपको थोड़ा सा शक्ति के बारे में आपको यूनिट इसका भी पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। इसको भी आप लोग याद रखना है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, जब आप लोग इंजीनियर बनिएगा तो आपको इसको उद्योग में यूज किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगों में हॉर्स पावर का यूज किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को आपको सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। आप देखिए क्यूसेक, तो क्यूसेक का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे कि क्यूसेक जो प्रयोग होता है मेरे दोस्त, वो जल के प्रवाह की दर को नापने के लिए किया जाता है। यानी एक का जो हो जाए आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। किसके नापने के लिए, तो ये जल के प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए बाइट, तो बाइट का प्रयोग किस में किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे कि बाइट का प्रयोग जो कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा, तीसरा देखते हैं रिएक्टर। तो रिएक्टर के आप लोग पता होगा कि इसको भूकंप की तीव्रता मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसका भी मिलान कर लीजिएगा, यानी आपका सी हो जाएगा, इसका सी का 2 हो जाएगा। अच्छा, ये बार, तो बार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, वायुमंडलीय दाब के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सुमिलित लिए तो आपका बी आंसर हो जाएगा, लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे फोकस कीजिएगा। क्यूसेक का प्रयोग किस में किया जाता है, तो जल की प्रवाह को दर को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। बाइट का प्रयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। रिएक्टर का प्रयोग आपको पता है भूकंप की तीव्रता का नापने के लिए यूज किया जाता है। और बार का प्रयोग वायुमंडलीय दाब में किया जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ और जोड़ लीजिए। देखो, ओजोन वाला भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ओजोन की मोटाई बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं, तो डाप्सन इकाई में मापा जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस डाप्सन को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा दाब के देखिए, वायुमंडलीय दाब है तो आपको पता है कि एक बार बराबर पूछा जाता है। ये देखिए, एक बार बराबर कई बार ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी में, ठीक है। एक बार बराबर कितना होता है, तो 10⁻6 होता है, ठीक है। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद। यूनिट आपको फिजिक्स का, देखो फिजिक्स में जब तक आपका यूनिट का खेल नहीं समझ में आएगा वरना गलती कर दोगे, ठीक है। तो एक बार बराबर कितना होता है, तो 10⁻6 डाइन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको कोट के रूप में दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। पहला देखते हैं स्टेथोस्कोप।
तो आपको पता है स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको पता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, देखो दोस्त इसको तो एसएससी 10 बार पूछा है, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर का जो प्रयोग मेरे दोस्त वो आपको रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये रक्तचाप मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरिटोमीटर, देखो कैरिटोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है आपको सोने की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। शुद्ध सोना आपको पता है 24 कैरेट का होता है, तो उसी का ये मेजरमेंट करने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सोने की शुद्धता का प्रयोग। लक्सीमीटर, आप फिजिक्स अगर पढ़े होंगे बढ़िया से तो लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे, लक्सीमीटर का प्रयोग मेरे दोस्त प्रकाश की तीव्रता मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए 2 क्वेश्चन है जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एक पढ़े होंगे आप लोग कि वायुमंडल का अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, देखो बहुत आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता किस में मापा जाता है, तो ये आपको हाइग्रोमीटर में, ठीक है, हाइग्रो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, हाइग्रोमीटर, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल का अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, बहुत बार पूछता है और बहुत बार स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है। और एक जो दूसरा होता है आपको पता है द्रव के नापने के लिए या जल को नापने के लिए, द्रव या जल का घनत्व को नापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसको हाइड्रोमीटर, देखो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 तो मैं बता दिया, और ये दोनों को जरूर याद रख लेना कि सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता का मेजरमेंट हम हाइग्रोमीटर में नापते हैं, और जल का जो द्रव का जो घनत्व होता है उसको हम हाइड्रोमीटर में नापते हैं। देखो यहाँ ड्रो है, यहाँ ग्रो है, तो ये दोनों इसीलिए थोड़ा सा स्टूडेंट गलती करता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता आपको हाइग्रोमीटर और द्रव का जल का घनत्व आपको हाइड्रोमीटर, तो इस पर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ये भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। कह रहा है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे एक्सा सेक्टर गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़े होंगे 9th क्लास में। ये अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्या रीजन है ऐसा, तो वहाँ पे आपको पता है गुरुत्व का अभाव है, ठीक है, इसी कारण से वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा सा इशू होता है, इसी कारण से वो खड़े नहीं हो पाते, तो गुरुत्व नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, ठीक है, या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये ऐसा किस रीजन के कारण होता है, तो ये होता है आपके दोस्त कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से ऐसा आपको देखने को मिलता है। भू स्थिर उपग्रह 3600 वाला जो है आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। चलिए देखिए ये भी चैप्टर अच्छा है। कह रहा है प्रकाश तरंगे, ठीक है, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, यानी जो वेरिएबल्स जो होता है वो आपको प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है ये आपको पता होगा, तरंगदैर्घ्य और वेग से। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़े होंगे कि आपको देखो ये विलंब होता है, इधर से आपका जो लाइट सघन माध्यम और से विरल माध्यम में मुड़ जाता है, ठीक है, इधर आपको वायु ले लेते हैं, इधर आकर कांच ले लेते हैं। इस पर देखो ये अलग से बताना पड़ेगा, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, आपको पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन में, ठीक है। फिलहाल आप इसका आंसर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा है। कह रहा है क्या आकाश नीला लगता है क्योंकि, यहाँ पे देखो सीधा सीधी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, तो तरह सा कंसेप्ट दिया गया, ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया सेट किया गया है। कह रहा है कि आकाश नीला लगता है क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि आकाश नीला लगता है। तो देखिए लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणन द्वारा होती है, ठीक है, अभी अधिक क्या होता है, परिकिरणन होता है, इसी कारण से आपका आकाश नीला रंग के कारण दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसा किसके कारण से होता है, तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रकिरणन।
आपको सीधा ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। और परिकिरण के कारण क्या क्या होता है, ये सब लाइट चैप्टर में पढ़ोगे आप, 11th क्लास में अगर पढ़े होंगे, ध्रुवन, प्रकाश का पूर्ववर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ठीक है, साइंस, तो आप लोग को पता चला होगा। देखिए परिकिरण के कारण कौन सी घटना होता है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये भी पढ़े होंगे आप लोग, नीला दिखाई देना, ठीक है, कई बार सफ़ेद भी दिखाई पड़ता है। तो ये सब जितनी भी घटनाएं होते हैं ना, सारा ये प्रकाश का परिकिरण के कारण ही होता है। कई बार आपसे कंसेप्ट पूछता है, कई बार आपका सीधा क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि प्रकाश का सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है, तो ये भी परिकिरण हो जाएगा, नीला भी परिकिरण हो जाएगा, लाल भी परिकिरण हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, कहता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना किस रीजन से, तब भी आपको प्रकाश का परिकिरण ही लगाना है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। आपका जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें तो आप लोग को पता होगा टंगस्टन यूज किया जाता है, जिसका आपको W से इंडिकेट है इसका, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया है। देखिए जो डिप्लोमा किया होगा वो सही कर देगा क्वेश्चन। कह रहा है ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य से किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो हम प्रयोग करते हैं किसके उद्देश्य से किया जाता है, तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है जी। देखो प्रत्यवर्ती धारा विभव को उच्चयी अथवा अपचयी करने के लिए किया जाता है। स्टेप डाउन अप डाउन आप पढ़े होंगे, अगर डिप्लोमा किए होंगे तो देखो उसमें ना कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ से देखो 2-3 को क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखो फंसाता है। ये जो है ना प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा, ठीक है, जो AC प्लस DC, AC को DC में जो चेंज करता है ना उसको मेरे दोस्त रेक्टिफायर बोला जाता है। बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, रेक्टिफायर। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। हिंदी में दिया गया प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, यानी AC को DC में जो चेंज करेगा तो क्या कहलाता है, रेक्टिफायर। बहुत बार इसको रेलवे SSC पूछा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। लेकिन उल्टा पूछ दिया तो कह दिया कि दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में कौन बदलता है, तो दिष्ट धारा को यानी DC को जो है ना, DC को AC में जो बदलेगा आपको कौन बनेगा, तो इन्वर्टर। देखे होंगे ना टीवी वगैरह में जो यूज किया जाता है इन्वर्टर, ठीक है, तो इन्वर्टर होता है DC को AC में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन आपसे एक देखो और पूछता है क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से। ये पूछता है जी कौन सा प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कई बार सीधा सीधी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर जो है कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। 4-5 क्वेश्चन है जो हमेशा ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेप डाउन के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए साइंस एंड टेक से क्वेश्चन सेट किया गया है। एक निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित है। देखिए त्रिशूल, सतह से सतह ना, त्रिशूल जो है ना मेरे दोस्त सतह से सतह नहीं चलता, ये आपको नीचे से यानी धरती से आसमान में चलता है, ठीक है, धरती प्लस आसमान, ठीक है। अच्छा पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में पढ़े होंगे कि पृथ्वी जो है सतह से सतह वार करता है, ठीक है, सतह से सतह, ठीक है। अच्छा नाग जो है आपका प्रति टैंक परीक्षा फास्त्र है, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अच्छा पिनाका, तो पिनाका भी गलत है। पिनाका जो होता है ना ये मल्टी बैरल रॉकेट होता है, ठीक है, पूछ लेता है, कई बार पूछा है जी, ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट है, ये लॉन्चर इसको बोल सकते हैं हम। तो ये चारों आप लोग याद रखना, चारों एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिशूल जो है धरती से आसमान की तरफ वार करेगा, पृथ्वी जो है आपको सतह से सतह, और नाग के बारे में बता ही दिया, ये प्रति टैंक परीक्षा फास्त्र है, और पिनाक जो होता है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको साइंस एंड टेक से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सेट किया गया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अल्फ्रेड नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इन्होंने आपको डायनामाइट का आविष्कार किया था, बहुत चर्चा में रहा था ये, ठीक है। अच्छा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का योगदान किसके लिए है, तो आपको पता है पेनिसिलिन के लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद किया जाता है। डार्विन को बारे में कौन नहीं जानता है, तो डार्विन के बारे में ये आपको पता है, विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी है। देखो जी मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी पढ़े होंगे,
इसी को तो इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। मैडम क्यूरी यानी रेडियम का पृथक्करण यानी रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था, जिसको पिच ब्लेड का प्रयोग किया गया था। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा यार इतना अगर बताऊंगा तो। चलो इसको याद रखना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमिलित करना है। देखिए डॉक्टर राजा रमन्ना, तो डॉक्टर राजा रमन्ना कौन था आपको पता होगा, ये नाभिकीय फिजिशियन था, फिजिक्स का बहुत नाभिक यानी न्यूक्लियर फिजिशियन था, ठीक है। तो ये भी इसको आप लोग याद रखना, यानी डॉक्टर राजा रमन्ना जो था नाभिकीय भौतिकी था, ठीक है। अच्छा दूसरा था MS स्वामीनाथन, सबको पता होगा कि हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व लेवल पे बोरलॉग को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में 1867-68 में हरित क्रांति आया था गेहूं और जौ को लेकर। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन हो गया, ठीक है, और बोल्ड में आपका बोरलॉग हो गया, तो ये आपका हो गया। अच्छा प्रोफेसर UR राव, देखो प्रोफेसर UR राव का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान से। प्रोफेसर मेघनाथ साहा, तो प्रोफेसर मेघनाथ साहा को खगोलीय भौतिकी में याद किया जाता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उष्मागति एवं खगोलीय भौतिकी। ये उष्मागति जब पढ़ोगे ना आप, तुम 11th क्लास में साइंस लेना, उसमें पढ़ना, बहुत ही न्यूक्लियर फिजिक्सियन के बारे में तुमको पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। अच्छा सुमिलित आपसे पूछा जा रहा है, चलिए सारा देख लेता हूं मैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ना श्रीहरिकोटा नहीं है, विक्रम साराभाई केंद्र जो आपको देखने को मिलेगा साउथ में, यानी कहाँ, केरला में, त्रिवेंद्रम में, ठीक है, त्रिवेंद्रम। तो इसको आप लोग याद रखिए, जो कि केरला में देखने को मिलेगा। ये आपको इसरो, तो इसरो का मुख्यालय आपको कहाँ है, थुम्बा नहीं है, इसरो का मुख्यालय तब सबको पता होगा बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसको देखो ये सही है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो ये अहमदाबाद में है, ये बिल्कुल सही है। तो ये 3 याद रखना, ये एग्जाम में नहीं आता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। इसरो का मुख्यालय आपको कहाँ है, मैं बता दिया बेंगलोर में है। और स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ है, ये आपको अहमदाबाद में है। चलिए ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि मोती किसका बना होता है, तो मोती जो बना होता है मेरे दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी जो इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए कह रहा है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, यानी ये वेपर लाइट जो होता है ना, उसी के बारे में क्वेश्चन सेट किया गया है। तो ये आपको प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली कौन सी वस्तु है, तो वेपर लाइट में आपको जो देखने को मिलेगा दोस्त, उसमें पारा मिलेगा, वाष्प और आर्गन, तीनों चीज़ उसमें रहता है। जब आप ट्यूब लाइट को फोड़िएगा ना, जब ये गाँव में दिखाता जाता है, जब मुहर्रम के दिनों में होता था ना, तो उसके अंदर अगर अच्छा से आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसको तोड़िएगा ट्यूब को, ट्यूब में ना तीनों मिश्रण आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर वाला पार्ट में, ठीक है, देखो यहाँ पे रहता है। तो इसको आप लोग याद रखना, ट्यूबलाइट में आपको पारा भी देखने को मिलेगा, वाष्प और आर्गन तीनों ये रहता है। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। कह रहा है कि समुद्री जल में शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। कह रहा है कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा चेंज इसमें होता है, तो ऐसा जो होता है मेरे दोस्त उत्क्रम प्रसरण के कारण होता है। इसका आंसर डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। गोताखोर वाला ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गोताखोरों में सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैसें। जब गोताखोर, आपको पता है गोताखोर समुद्र में जब एंट्री करता है तो सांस लेने के लिए वो एक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, केमिकल यूज करता है। तो उसमें क्या क्या वो ले जाता है अपने साथ, उसमें आपको ऑक्सीजन और हीलियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक से ये और आपका ऑक्सीजन और हीलियम हो जाएगा। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, गोताखोर सांस संबंधी लेने में प्रयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और स्टूडेंट बहुत गलती करता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। अब देखो स्टूडेंट इसमें कहाँ कहाँ गलती करता है। देखो वाशिंग सोडा को ही भैया धोवन सोडा कहा जाता है, यानी धोने वाला सोडा कहा जाता है, ठीक है। कहाँ लिखूँ, चलो कोई नहीं लिखा हुआ है। देखो यानी वाशिंग सोडा, तो देखो मिलान करना है, वाशिंग सोडा को
सोडियम कार्बोनेट एकदम सही मिला हुआ है। इसका फार्मूला देखो याद रख लो, Na2CO3 होता है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। और इसी को वाशिंग सोडा को ही धोने वाला सोडा कहा जाता है, नहीं धोवन सोडा कहा जाता है। इसका आपका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है, बिल्कुल सही है। चलिए कास्टिक सोडा, ठीक है, देखो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, इसको भी आप लोग याद रखना। नीला थोथा ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, इसका फार्मूला भी बता दूं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH होता है, इसको आप लोग याद रखना। कॉपर सल्फेट तो आप लोग पता आता है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है आपको CuSO4, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हाइपो, देखो ये बहुत बार पूछा है जी, हाइपो को बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, यानी इसका जो फार्मूला होता है देखो थोड़ा सा Na2H2O3 होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चारों सुमिलित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको धोने वाला सोडा कहा जाता है। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है NaOH, और नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोला जाता है CuSO4, और आपको हाइपो जिसको सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है Na2H2O3 बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो घुमा देता है आपके एग्जाम में, एक होता है धोने वाला तो हो गया, एक होता है खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा बहुत पूछता है ये, ठीक है, सोडा। तो खाने वाला सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो जब मैं 9th क्लास में पढ़ा था ना, तो टीचर मुझे बड़ा अच्छा बताया था ताकि याद रहे, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ऐसे भूल जाता था बहुत बंदा। देखो खाने वाला, ठीक है, खाने वाला सोडा को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाई है तो बाई है, ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखना, खाई है तो बाई है, खाने वाला रहेगा तो अपने साथ बाई लगाएगा, तो आप इस तरह से याद रख पाओगे कि खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, तो इसको आप लोग इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये 5 को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो ये जो आपको नाइट्रोग्लिसरीन कहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ये तो अब बारूद में भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता है, वैसे आपको एमाटेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी तीनों में ये विस्फोटक पदार्थ में यूज किया जाता है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन से आप ऑप्शन से कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है, पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में अच्छा से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमिलित करना है, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का जो प्रयोग है आपको फोटोग्राफी में किया जाता है, बिल्कुल सुमिलित ही सही है। अब देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, अभी मैं चर्चा किया था, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मेरे दोस्त बारूद बनाने में किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। पोटेशियम सल्फेट, आप लोग पता होगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया या सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे उपयोग उर्वरक के क्षेत्र में किया जाता है, जो कि खेतों में यूज करते हैं। अच्छा, मोनोपोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम, तो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, बहुत कम किताब में देखने को मिलता है। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, तो ये सारा आपका सुमिलित है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, दिवस 1 से पूछा जा रहा है। देखिए टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट दिवस आपको पता है मेजर ध्यानचंद के याद में आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नागासाकी आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त पे जापान पे बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, वो भी बहुत चर्चा में, लिटिल बॉय और आगे चल के फाइट बॉय हो गया था, तो इसको आप लोग याद रखना। नागासाकी दिवस आपको 9 अगस्त, तो ये 4 दिवस है, इसको आप लोग चारों याद रख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से क्वेश्चन सेट किया गया है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए पक्षी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ऑनॉर्थियोलॉजी में किया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, वंशानुगत आपको पता है, वंशानुगति यानी जेनेटिक्स में वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। पर्यावरण यानी इकोलॉजी किया जाता है, ये भी सही है। और जीवाश्म का अध्ययन पोलियो बायोलॉजी में किया जाता है, ये भी सही है, यानी इस प्रकार से इसका चारों आपका सही सुमिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के एसएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, ठीक है। तो ये जो आपको समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का मछली है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित किया गया है। प्रकंद, तो प्रकंद का कोई हमको लहसुन का जो होता है ना, हम लोग प्रकंद खाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा देखते हैं अदरक। तो अदरक का आपको पता होगा, अदरक तो ऐसे तना होता है, लेकिन यहाँ जो है इसका शल्यकंद हो जाएगा। यहाँ जो आपका आंसर होगा आपका शल्यकंद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आलू का देखते हैं। तो आलू का जो हम लोग खाते हैं मेरे दोस्त, उसको क्या कहते हैं, स्कंद स्तंभ कंद कहते हैं। यहाँ इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और कौन बच गया आपको, एक लास्ट बच गया। तो ये आपको ये जिम्मी कंद या सूरज को क्या खाते हैं, इसको घना कंद खाते हैं, जिसको हम लोग तना भी बोलते हैं। ये सब रूपांतरित तने हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव हो या मानव हो, ठीक है, वो भी एक प्रकार का मानव ही होता है। तो इसमें आपको 46 होता है, 23 जोड़ा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये मानव गुणसूत्र में कितने होते हैं, तो ये 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है। कुछ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे तंबाकू वाला अभी तक एसएससी बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो तंबाकू में 48 होता है, ठीक है। कबूतर वाला भी पूछा गया है, तो कबूतर कितना होता है, 80 होता है, इसको भी आप लोग याद रखना। कुत्ता का कितना होता है, कुत्ता का आपका 78 होता है, इसको भी आप लोग याद रखना। एक मच्छर वाला भी पूछा है, जो पूछा है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मच्छर जो पूछा गया है, मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। घरेलू मक्खी भी एसएससी पूछा है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। घरेलू मक्खी में कितना हो जाएगा, आपको 12 हो जाएगा। तो ये सारे 4, 5, 6 है जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, वही डाटा मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपका पूरा 25 प्रश्न समाप्त कर दिया हूँ सारे कंसेप्ट के साथ। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज चलता रहेगा। आप ये टेस्ट सीरीज आज तो पहला था, इसके बाद से आपका साइंस का चलता रहेगा। और आप 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का भी आएगा, ठीक है। जीके जीएस की भी आएगा, तो उसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में समय मिलने के बाद। उसका भी क्वेश्चन का जो लेवल है मैं बढ़िया ही रखूँगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन तो सबको पता होता है, जो नहीं पता है उसको आप लोग अच्छा से याद रखिए और कंसेप्ट से याद रखिए, ताकि आप लंबे समय तक याद रखो और एग्जाम हॉल में आप सही कर पाओ। मेन देखो, नॉलेज सबको होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में सही करना ये बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।